सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर राय जोसेफ जी, मंच पर मौजूद डॉक्टर मैथ्यू अब्राहम जी और हमारी दोस्त डॉक्टर हेमा जी, सिंधु जी, आप सभी दोस्त। एक ही एक आदमी का चेहरा देखते देखते आदमी बोर हो जाता है। इस बात को हम लोगों ने पिछले 4 सालों में जाना है। टीवी पर एक ही चेहरा दिन रात दिखाई देता है तो लोग अब उस चेहरे से ऊब रहे हैं। तो हो सकता है कि 19 में कोई दूसरा चेहरा आए, लेकिन इस सेमिनार में ये नहीं हो पा रहा है। मेरे लिए ये कठिन है विषय, इसलिए नहीं कि मैं इसे समझता नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उसे आपको कैसे समझाऊं। समकालीन हिंदी कविता में जो कविता की संरचनाएं इस्तेमाल हो रही हैं, उन संरचनाओं को समझना, आपको समझा पाना मेरे लिए कठिन है। कल के दोनों मेरे वक्तव्य मेरे लिए आसान थे। मैं उम्मीद करता था कि मैं आपको समझा सकूंगा, लेकिन आज जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको लेकर मेरे मन में संशय है कि मैं आपको यानी BA 1, 2 और 3 के विद्यार्थियों को समझा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो डॉक्टर राय जोसेफ या डॉक्टर मैथ्यू अब्राहम या डॉक्टर हेमा जी या सिंधु जी या आप सभी बीना जी के लिए सबके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इसलिए मैं अपने वक्तव्य को बहुत ऐसी जगहों पर ले जाऊंगा ताकि आप विषय को पूरा भी भले मैं न कह सकूं, लेकिन उतनी बातें कह सकूं जिससे कि आप समझ सकें। समकालीन हिंदी कविता यानी मोटे तौर पर आपातकाल के बाद की कविता। कल मैंने उसकी कुछ खूबियों के बारे में बातें की थी, जिसमें मैंने कहा था कि जीवन के साधारण और रोजमर्रा जीवन के, औसत जीवन के इतने चित्र समकालीन हिंदी कविता में हैं जितने कि इससे पहले भारत की किसी भाषा में नहीं थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तेलुगु, तमिल से होते हुए जितनी आधुनिक भाषाएं हैं द्रविड़ परिवार की या इंडो आर्यन परिवार की, उन सब में जो कविता लिखी गई है, जीवन के, साधारण जीवन के, रोजमर्रा के इतने चित्र कभी नहीं आए हैं कविता में। अभी जब डॉक्टर राय जोसेफ समकालीन मलयालम कविता के बारे में बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि पुरानी कहानियों और माइथोलॉजी का उपयोग अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में समकालीन मलयालम कविता में हो रहा है। लेकिन हमारी हिंदी की जो समकालीन कविता में है, कविता इससे मुक्त हो चुकी है। माइथोलॉजी यानी मिथक यानी राम कृष्ण की कहानियां नई कविता के आसपास से समकालीन हिंदी कविता से विदा ले चुकी हैं। अब जो जीवन है, ऐसा नहीं कि ये मिथक की कहानियां अहिल्या की, कृष्ण की, राम की कहानी कहता है कोई कवि तो वो राम की ही कहानी कहता है या अहिल्या की। असल में वो बात तो हमारे ही समय की, हमारे ही जीवन की कहना चाहते हैं, पर पीठ टिकाते हैं अपनी मिथक पर, राम कृष्ण की कहानी पर, और उसके माध्यम से अपनी बात कहते हैं। हिंदी में एक परंपरा है, पहले आधुनिक युग में आपने देखा प्रिय प्रवास लिखा हरिहरिऔध ने, साकेत लिखा, जयद्रथ बध, पंचवटी, ढेर सारी, यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त ने, उसके बाद राम की शक्ति पूजा, कामायनी, और फिर संशय की एक रात, अग्निलेख, ये सब नई कविता के जमाने तक ये चला। लेकिन समकालीन हिंदी कविता की, जैसे मैंने कल कहा था, कि सबसे बड़ी खूबी है कि आज का जीवन आज की ही तरह पेश किया जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई ओट पुरानी कहानी की नहीं ली जा रही है। और इस तरह जैसा हमारा जीवन है,
जैसा हम रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, जो हमारी दुख हैं, सुख हैं, आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, परेशानियां हैं, द्वंद्व हैं, तनाव है, उठापटक है, आरोह है, अवरोह है, टूटन है, दरकन है, थकान है, उदासी है, ऊब है, सब कुछ वैसा जैसा हमारे जीवन में है ठीक वैसा व्यक्त हो रहा है। ये फोटो नहीं है, ये जीवन का पुनःसृजन है। लेकिन इसमें फोटो एलिमेंट भी बहुत बड़ी मात्रा में शामिल है। एक पेंट, आप यदि जेमिनी राय का पेंट देखते हैं, या अमृता शेरगिल का, या रविन्द्रनाथ टैगोर का, या एम.एफ. हुसैन का, या सूजा का, या इन सब की पेंटिंग में जो आपको तत्व मिलता है, उससे पहले राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स में जो तत्व मिलता है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स जिसे हम कैलेंडर आर्ट के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान में पेंटिंग की दुनिया में रियलिज्म का, यथार्थवाद का पहला प्रवेश होता है। तो शकुंतला बना रहे हैं राजा रवि वर्मा, लेकिन वो चित्र जो खींच रहे हैं वो बिल्कुल 3 डायमेंशनल एक फोटो की तरह बनाना चाहते हैं। हमारी कविता में ये फोटो एलिमेंट बहुत ताकतवर है, समकालीन हिंदी कविता में, पर उसमें अब शकुंतला का नाम नहीं है। अब हमारे जमाने की कोई औरत को ही चित्रित करेगा, पेंट करेगा पेंटर, और वो उसी नाम से करेगा, उसका कोई भी नाम हो। तो अब शकुंतला का नाम उससे पीछे कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन समकालीन हिंदी कविता में पहले की कविता की तुलना में आया है। एक यानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं का एक पुनःसृजन हमारी कविता बहुत ताकतवर तरीके से करती है। तो जैसा मैंने कल कहा था कि जीवन के इतने चित्र, और उसमें सबसे ज्यादा चित्र हमारी पारिवारिक जीवन के। अब आपको मैंने कल भी कहा था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं हमारे जीवन की, ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो आपको समकालीन हिंदी कविता में ना मिले। नीलेश रघुवंशी की एक कविता है हंडा। हंडा एक वो बर्तन होता था जो शादी के वक्त बेटियों को दिया जाता था। उसमें पानी भी रखा जा सकता है और खाना पकाया जा सकता है, ज्यादा लोगों के लिए खाना। तो हंडा जैसी चीज से लेकर नेल कटर, कढ़ी, एक डिश, एक खाना है उत्तर भारत का, आप भी खाते हैं कढ़ी, वो दही और छाछ से बनता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे कविता न लिखी गई हो। बच्चों के मोजे, जो आप छोटे बच्चे आपके घर में होते हैं तो आप वो रखते हैं, फिर मां उसे संभाल कर रख देती है किसी संदूक में। फिर वो संदूक धीरे धीरे हमारे जीवन से पीछे चली जाती है, और वो बॉक्स, वो संदूक, वो पेटी कबाड़ खाने की तरफ चली जाती है। और एक दिन वो संदूक खुलती है, बेटा तो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो रही है, लेकिन उस संदूक से एक जोड़ा मोजा निकलता है। ऐसी साधारण चीजें, साधारण वस्तुएं, साधारण घटनाएं, उन साधारण चीजों, वस्तुओं से, साधारण घटनाओं से, साधारण प्रसंगों से, साधारण बातों से भरी हुई है समकालीन कविता। ये कविता एक तरह से असाधारण, अद्वितीय, विशिष्ट का नकार करती है। कोई अद्वितीयता जीवन की नहीं चाहिए। इसलिए जो महान है, बड़ा है, ऊंचा है, दिव्य है, भव्य है, जो ग्लैमर पैदा करता है, गरिमा मंडित है, यह सारा जीवन इस कविता में नहीं है। इसलिए यदि कोई निराश है राम की तरह, तो राम की तरह उसकी निराशा नहीं कही जाएगी, ऐसे कही जाएगी जैसे हम आप होते हैं निराश। क्योंकि राम की निराशा को जब राम की शक्ति पूजा में निराला कहते हैं तो वो बहुत दिव्य, भव्य, बड़ी और इपिकल, महाकाव्यात्मक दिखाई पड़ती है। लेकिन मेरी निराशा, आपकी निराशा, हम सबकी निराशाएं जैसी छोटी साधारण लोगों की तरह की वैसी की वैसी चित्रित की जा रही हैं। तो हमारी कविता की, हमारे जमाने की कविता की संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है ये महाकाव्यात्मकता, महानाटकीयता,
महाआख्यानात्मकता, दिव्यता, भव्यता, अद्भुतता, विशिष्टता से, अद्वितीयता से, अनुपमता से दूरी, परहेज, उसको जैसे कि किनारे कर दिया गया है, उसे जैसे कि घर की कविता के घर के बाहर धकेल दिया गया है। इसलिए अब कोई राम की शक्ति पूजा, कोई कामायनी, कोई संशय की एक रात, कोई सरोज स्मृति, कोई तुलसीदास, कोई साकेत, कोई प्रिय प्रवास जैसी चीज नहीं होगी। ये हमारी समकालीन कविता की, कविता संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है। और यह विशेषता इसलिए है क्योंकि जो कंटेंट एलिमेंट है, वस्तु तत्व है, जो जीवन आ रहा है कविता में, वो इसकी इजाजत नहीं देता। रामदास की कहानी, अनामदास की कहानी, साधारण तेली कुम्हार की, दलित की औरत की कहानी महा आख्यानात्मक तरीके से नहीं कही जा सकती है। इसलिए ये एक बड़ी खूबी की तरह हमारी कविता में आया। इसलिए जितनी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में है, जवाहर टनल, लोहार, इस तरह की जो कविताएं नए इलाके में, ये सारी की सारी कविताएं ऐसी हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में। आपको इसमें तत्सम की बहुलता नहीं मिलेगी। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर अमर, लिखा रह गया राम रावण का अपराजे समर। मेटाफर एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। रूपक तत्व का भी कम इस्तेमाल करते हैं हमारे कवि। प्रतीक और बिंब जब वहां इस्तेमाल होते हैं तो उस तरह से नहीं करते जैसा कि नई कविता के जमाने में लोग करते थे। साधारण के निकट है तो प्रतीक होगा, बिंब आ सकता है, मेटाफर भी आ सकता है, अन्यथा वो नहीं आ सकता। तो जो कविता के सबसे विश्वसनीय साथी हैं, जो सबसे पुराने साथी हैं, दोस्त, जिन पे कविता खड़ी होती है, कोई भी कविता किस चीज पे खड़ी होती है? कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं संरचना की दृष्टि से। उसमें सबसे बुनियादी तत्व होता है इतिवृत्त, वर्णन, विवरण। क्या होता है इतिवृत्त? जैसे आप खड़े, मैं यहां बोल रहा हूं, आप बैठे हैं, कोई दूसरा आदमी यहां से बाहर से आएगा तो वो कहेगा कि एक कोई सज्जन सफेद रंग की शर्ट पहने बोल रहे थे, उनके सामने मोबाइल और कुछ कागज रखे हुए थे, राय जोसेफ जी, मैथ्यू अब्राहम जी और 3 लोग मंच पे बैठे थे। उधर पीछे की तरफ वो एक दीप रखा हुआ था, उसके ऊपर एक बॉक्स था, उधर की तरफ लड़के लड़कियां बैठे थे, लड़के लगभग नहीं के बराबर थे। ये जो डिटेल है, साधारण सभा में 90%, 95% लड़कियां महिलाएं थीं और 4-5 पुरुष भी थे, और समकालीन कविता पे कुछ बोल रहे थे और बाकी लोग सुन रहे थे। ये जो वर्णन है, ऐसी कुर्सियां थी, खाली पड़ी थी, और उसने नीले रंग का ये पहन रखा था, उसने ये था, उनकी साड़ी सफेद थी, उनका बैग नीचे रखा हुआ था, एक बोतल खाली पड़ी थी। ये जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन, इसमें कोई तो एलिमेंट नहीं है ना, इसमें कोई पोएटिक एलिमेंट नहीं है, कोई काव्यात्मक तत्व नहीं है, एक साधारण वर्णन है जो है, इसे हम कहते हैं इतिवृत्त, वर्णन या विवरण। एक रिपोर्ट करना जिसमें किसी भी तरह का आप न इमोशन इंपोज करते हैं, उसमें डालते हैं, न ड्रामा डालते हैं, न कोई और दूसरी चीज डालते हैं, साधारण आप कह देते हैं। इतिवृत्त में रिपोर्ट भी लिखी जाती है, इतिवृत्त से घटना का वर्णन किया जाता है, इतिवृत्त से ही कहानी कही जाती है, और इतिवृत्त से कई काम तरह के लिए जा सकते हैं। ये दुनिया की सभी पुरानी, सबसे पुरानी कविता से लेकर सबसे नई कविता तक जो सबसे पावरफुल एलिमेंट है, सबसे ताकतवर चीज है कविता के भीतर, वो है इतिवृत्त, वर्णन। दुनिया की कोई भी कविता, चाहे वो महान हो, रामचरितमानस, चाहे वो होमर की कविता हो, चाहे वो कालिदास की भवभूति की कविता हो, बिना इतिवृत्त के खड़ी नहीं होती। निराला की कविता रवि हुआ अस्त, ये इतिवृत्त है। इसके बाद पोएट्री में प्रवेश करते हैं निराला, रवि हुआ अस्त के बाद। संध्या सुंदरी कविता है उनकी, दिवसा अवसान का समय था, सीधी पंक्ति है, दिवस का अवसान हो रहा था। ये जो एलिमेंट है, ये इतिवृत्त है। हमारी कविता सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है इतिवृत्त का, हमारी समकालीन कविता, यानी साधारण वर्णन, साधारण विवरण, साधारण रिपोर्ट। जवाहर टनल क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है, कश्मीर से
कश्मीर की विपरीत परिस्थितियों के कारण लोग अचानक एक रात भागने के लिए मजबूर कर दिए गए। वे बसों में बैठकर, वो ट्रेनों में बैठकर भाग रहे थे। इस भागने का डिस्क्रिप्शन है जवाहर टनल। उसमें इमोशन है, उसमें प्रश्न है, उसमें सवालिया निशान है, उसमें गुस्सा है, उसमें खींच है, उसमें दुख है। पर बेसिक चीज क्या है, बुनियादी चीज क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है, एक वर्णन, एक इतिवृत्त। तो हमारे समय की कविता, समकालीन कविता, कविता के जो सबसे पुराने साथी हैं उन पर बहुत अधिक भरोसा करती है। यानी कविता लौटी है वापस, कहां जहां से कविता शुरू हुई थी। दुनिया की सबसे पुरानी कविताएं इतिवृत्त से, वर्णन से शुरू होती हैं और वर्णन। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसे हमारे आलोचकों ने आख्यान कहा है। आख्यान मतलब एक तरह से कथा कहना, कहानी कहना। तो ये इतिवृत्त में जब कहानी का प्रवेश होता है तो उस चीज को हम कथा या आख्यान कहते हैं। आख्यान के लिए एक शब्द अंग्रेजी में नैरेटिव है, उस अर्थ में नहीं, कहानी, स्टोरी के अर्थ में। तो दूसरा जो सबसे ताकतवर तत्व है, आप देखेंगे कि समकालीन हिंदी कविता में छोटी छोटी कहानियां हैं। जवाहर टनल एक इतिवृत्त भी है, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कहानी भी है। ऐसे जितनी आप कविताएं पढ़ेंगे 1975 के बाद की, चाहे जिस कवि की कविता आप पढ़ें, आपको इसमें यह एलिमेंट, आख्यान का, कहानी का तत्व आपको बहुत ताकतवर मिलेगा। तो ये जो दो सबसे ताकतवर पुराने साथी हैं कविता के, ये दो बैल हैं जिन पर हल जोता जाता है कविता का, या गाड़ी चलाई जाती है, माल ढो सकती है। कविता किसी भी तरह की वस्तु को का वहन कर सकती है, कोई भी तरह की बात कविता के माध्यम से कही जा सकती है, यदि ये दो सहारे, यदि ये दो बैल कविता के पास सुरक्षित हैं, इतिवृत्त और आख्यान, कहानी। तो इन दोनों का बहुत अधिक इस्तेमाल करता है। यानी मेरा ये कहना है कि कविता में जो पोएटिक एलिमेंट है, काव्यात्मक तत्व, वो काव्यात्मक तत्व जो छायावाद के जमाने, रोमांटिसिज्म के जमाने में बहुत अधिक पावरफुल, ताकतवर हो गया था, उससे बाहर आकर कविता अपने साधारण वर्णन की तरफ। सूरदास की कविता क्या है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, एक ड्रामेटिक कहानी है। दो लोग, एक कन्वर्सेशन है जिसमें मूल बात क्या है, कहानी पीछे छुपी है और एक संवाद है। तो इतिवृत्त, आख्यान और संवादात्मकता यानी नाटक, नाटकीयता, ये तीन ऐसे बुनियादी तत्व हैं जिनका बहुत अधिक इस्तेमाल हमारी कविता ने किया है, और इनके इस्तेमाल से ही कविता की कला का निर्माण हुआ है। इसलिए जब आप पुरानी तरह की कविता की कला के प्रतिमानों से समकालीन कविता की कला का या उसकी संरचनाओं का मूल्यांकन करते हैं, तो आपको समझने में एक तरह से परेशानी आती है, दिक्कत आती है। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये लगभग 90% समकालीन हिंदी कविता में ये चीज आपको बहुत अधिक ताकत के साथ मिलती है। मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने कह दी है। दूसरा कि जब मैं पढ़ता हूं, चूंकि मैं समकालीन कविता को इमरजेंसी के बाद की कविता, पोस्ट इमरजेंसी कविता मानता हूं, कल मैं इसके बारे में विस्तार से बोल चुका हूं, तो इन 40 वर्षों में, यानी 80 के बाद माने तो 38 वर्ष, और 5 साल पीछे के जोड़ लें तो 43 वर्ष, 43, ये 40-42 सालों की कविता में आपको लगभग 100 बड़े कवि आपको सामने मिलते हैं। कुछ पुराने कवि हैं जैसे नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय, ये भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सब कवि हैं जो शुरुआत के 10 वर्षों में, यानी 90 के आसपास तक सक्रिय हैं, लिख रहे हैं। नागार्जुन का देहांत 87 में होता है, 87 में, आखिरी कविता उनकी 87 की लिखी हुई है। ठीक इसी तरह कोई सर्वेश्वर की मृत्यु 84-85 में होती है। ये कवि हैं, अज्ञेय भी मौजूद हैं। लेकिन समकालीन कविता का चेहरा इन कवियों से नहीं बनता, क्योंकि ये पुरानी काव्य प्रवृत्तियों के वाहक हैं। अज्ञेय की कविता पढ़ेंगे तो वो भले समकाल में मौजूद हैं, लेकिन वो हैं प्रयोगवाद और नई कविता की भूमि के ही कवि। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर,
ये कुल मिलाकर प्रगतिशील कविता के ही कवि हैं, इसलिए उसी से चलते हैं। लेकिन समकालीन कविता जहां से अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू करती है, वो जो महत्वपूर्ण कवि हैं उसके बाद की पीढ़ी के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, ये पुरानी पीढ़ी, भगवत रावत, विजेंद्र, ये पुरानी पीढ़ी के कवि हैं। इन्होंने इन सब कवियों ने 60 के आसपास कविता लिखना शुरू कर दिया है, 55 से 60 के बीच में। लेकिन एक कवि के रूप में इनकी पहचान बनती है 80 के बाद। केदारनाथ सिंह का दूसरा संग्रह छपता है 1980 में, जमीन पक रही है, और उसके बाद उनकी नई काव्य यात्रा शुरू होती है। तो ये जो कवि हैं, ये समकालीन हिंदी कविता का चेहरा बनाते हैं। इसमें एक नाम और जोड़ लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल का। केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, विजेंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, भगवत रावत, लीलाधर जगूड़ी इत्यादि, ये बड़े कवि हैं। और उसके बाद एक पीढ़ी आती है, राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, विष्णु खरे, नरेंद्र जैन, और जिसमें करीब 20-25 महत्वपूर्ण कवि हैं, असद जैदी। उसके बाद एक पीढ़ी आती है, कुमार अंबुज, बद्री नारायण, एकांत श्रीवास्तव, देवी प्रसाद मिश्र, अनामिका, कात्यायनी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अष्टभुजा शुक्ल, मदन कश्यप, संजय चतुर्वेदी। और इसके बाद एक पीढ़ी आती है जो इस समय युवाओं की पीढ़ी है, जिसमें 50 से लेके और 25-20 तक के लोग हैं। ढेर सारे कवि इसमें हैं, नीलेश रघुवंशी, हरिओम राजौरिया, पवन करण, अनुज से लेकर अनुज लुगुन, विहाग वैभव और जयसिंता केरकट्टा तक, हरि प्रकाश उपाध्याय, कुमार अनुपम, दरवेश, अदनान कफील दरवेश इत्यादि कवियों तक। इन सारे कवियों को जब आप पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं और सामान्य रूप से पढ़ते हैं, तो कुछ संरचनाएं आपको लगती हैं प्रतिनिधि, जो कि बार बार लौटती हैं, जिनसे कि सभी कवि जिनसे प्रभावित हैं, जिस तरह की कविता सब लिखते हैं, सब कवियों में वो तत्व मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी विशिष्टताएं हैं उन संरचनाओं की। तो मैंने आज बोलने के लिए 5 संरचनाएं चुनी हैं। ये 8 भी हो सकती हैं, 9 भी और 10 भी, लेकिन मैं 5 संरचनाओं, प्रतिनिधि संरचनाओं पर बोल रहा हूं। आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं। ये 5 संरचनाओं के प्रतिनिधि कवि, रिप्रेजेंटेटिव पोएट, शीर्ष कवि नहीं कह रहा हूं मैं, बड़ा कवि नहीं कह रहा हूं, शीर्ष कल को कोई और भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट्स हैं वो कौन कौन है। पहले केदारनाथ सिंह, जिनकी इस वर्ष मृत्यु हुई है। दूसरे चंद्रकांत देवताले, जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हुई है। तीसरे विष्णु खरे, जिनकी फिर इस वर्ष मृत्यु हुई है। चौथे विनोद कुमार शुक्ल, जो अभी हैं, और 5वें अष्टभुजा शुक्ल। ये 5 सबसे बड़े कवि नहीं हैं, बड़े कवि हो भी सकते हैं, इसमें से कुछ मेजर पोएट हैं, महान कवि हैं, लेकिन ये 5 रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, प्रतिनिधि संरचना निर्मित करने वाले कवि हैं। तो एक एक करके मैं बोलूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले वो जो बात मैंने अभी कही कि कैसे इतिवृत्त और आख्यान और संवाद का, यानी नाटकीयता का, हमारी कविता कैसे, ये सारे के सारे इसका इस्तेमाल करते हैं। केदारनाथ सिंह भी करते हैं, चंद्रकांत देवताले भी करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल भी करते हैं, विष्णु खरे भी करते हैं, अष्टभुजा शुक्ल भी करते हैं, और इनके जो साथ जो दूसरे बड़े कवि हैं, अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, असद जैदी, वीरेन डंगवाल, कुमार अंबुज, बद्री नारायण, देवी प्रसाद मिश्र, एकांत श्रीवास्तव, अनामिका, कात्यायनी, नीलेश रघुवंशी, अनुज लुगुन, सबके सब इन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, कम या ज्यादा। वो बात जो मैं कह रहा था आपके सामने, जिसमें कथा है, छोटी सी कहानी छिपी हुई है, कुछ संवाद है जो कहानी को प्रकट करता है, या साधारण वर्णन है मिला जुला। तो चूंकि कहा गया मुझे कि स्त्रियों पर बात नहीं हुई है कल,
इसलिए मैंने ऐसी कविताएं चुनी हैं जो इन्हीं कवियों की लिखी हुई हैं, पर स्त्रियों पर ये कविताएं हैं। तो सबसे पहले ये बात कहने के लिए कि हमारे समय की प्रतिनिधि संरचना क्या है कविता में, इसके लिए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। ये कविता है चंद्रकांत देवताले की कविता। इस कविता का शीर्षक है माँ जब खाना परोसती थी। अभी यदि स्त्रीवादी दृष्टिकोण से इस कविता का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि माँ अंततः क्या कर रही है, खाना पका रही है। जो ट्रेडिशनल पारंपरिक फ्रेम है घर का, यानी औरत को जहां खाना पकाने, परोसने और लोगों की देखभाल करने का काम मिला हुआ है, वही है इस कविता में। यानी उसी पारंपरिक स्त्री का एक चित्र है। लेकिन ये तो हमारे समय में भी, हमारे आपके समय में भी बहुत ताकतवर है। आप सब पढ़ी लिखी औरतें हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका बेटा बाहर से आए, पति बाहर से आए और वो कहे कि नहीं हम खाना बनाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं तुम मत बनाओ, मैं बनाती हूं खाना। यानी आपका सारी मॉडर्निटी और सारा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स के बावजूद रसोई आपके कब्जे में होगी जितने दिन वो सब रहेंगे। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। एक ट्रांजिशनल फेज है जिसमें औरतें अभी भी उस पुराने वैल्यू सिस्टम से और पुराने फ्रेम से चिपकी हुई हैं, या ये उनकी मजबूरी भी है और एक तरह की व्यवस्था का आगे बढ़ते चले जाना भी है। इसलिए यदि इसमें माँ खाना परोस रही है तो इसको आप फेमिनिस्ट डिस्कोर्स से कोई नेगेटिव, नकारात्मक मत मानिए, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है, भले ही वो पेट्रियार्कियल हो, पितृसत्तात्मक हो तब भी। लेकिन इस कविता की विशेषता ये नहीं है कि इसमें माँ का चित्र है, ना। इस कविता की विशिष्टता ये है कि कविता में माँ और बेटे के संबंध के बारे में बात की गई है। और ये संबंध कैसा है? एक बेरोजगार बेटा घर में अपीयर होता है और कोई भी आदमी उससे बात करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको प्यार करने के लिए तैयार नहीं है। न पिता, न बड़ा भाई, न घर के दूसरे लोग। और बेटा धीरे धीरे एक बेचारे आदमी की तरह, एक दूसरे आदमी की तरह, एक अदर की तरह, एक अन्य की तरह घर में आता है। माँ उसे खींचतान के घर में रखना चाहती है, परिवार से जोड़े रखना चाहती है, और ये कश्मकश है। माँ परिवार से उसको जोड़े रखना चाहती है और बेटे के ऊपर दबाव ऐसे हैं कि वो परिवार में नहीं रहना चाहता। इस तरह की एक द्वंद्व उसके भीतर चल रहा है और इसकी कहानी है। ये कविता पुरानी है, इसलिए इसमें है ना, थी माँ जब खाना परोसती थी। पुरानी कोई स्मृति है, नॉस्टेल्जिया है, जो हमारे समय की कविता की एक बड़ी विशेषता है। लंबी है कविता, 2 पेज की, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, छोटे छोटे हिस्से पढ़ता हूं। वे दिन बहुत दूर हो गए हैं जब माँ के बिना परोसे पेट भरता ही नहीं था। ये जो साधारण वर्णन है, इतिवृत्त है और कहानी है, ये एक अखबार के रिपोर्टर में और पोएट में कवि दोनों इस्तेमाल करते हैं इतिवृत्त का। लेकिन फर्क क्या है? ये जो साधारण वर्णन है वो कविता में कैसे बदल जाता है? ये एक बहुत जबरदस्त कहानी है जो समकालीन कविता हमें समझाती है। और इसमें वो चीज है मर्म, जीवन का मर्म, मार्मिकता, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपनी आलोचना में। उन्होंने कहा ना, हृदयहीन कवि क्यों है केशव? क्योंकि वो जीवन की मार्मिकता की पहचान उसे नहीं है। और रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास क्यों सबसे बड़े कवि हैं? क्योंकि उन्हें जीवन के भावुक और मार्मिक स्थलों की पहचान है। तो ये जो मार्मिकता है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वो महत्वपूर्ण चीज थी, और समकालीन कविता के लिए भी मर्म, जिसका निर्माण किस चीज से होता है? भावना से होता है, इमोशन से। वो भावुकता है जो इस वर्णन में मिली हुई है। अब देखिए, पहला ही तीसरा वाक्य है। पहला वाक्य, वे दिन बहुत दूर हो गए हैं जब मां के बिना परोसे पेट भरता ही नहीं था। अब पेट भरना एक फिजिकल प्रोसेस है। आप यदि 4 रोटियां खाते हैं, 4 अप्पम खाते हैं और 4 डोसे खाते हैं, तो होटल का बैरा आपको दे, कोई अपरिचित आदमी आपको दे, या परिचित दे दे, या मां दे दे, इसमें क्या फर्क है? पर कुछ तो ऐसा है कि मां परोसती है तो पेट भरता है, और जब होटल में खाते हैं तो पेट नहीं भरता। होते वही 4 अप्पम 4 डोसे हैं, लेकिन पेट नहीं भरता।
ये जो इमोशन है, ये जो भावना है, ये साधारण वर्णन को कविता में तब्दील कर देती है। कोई और चीज इसके अंदर नहीं है, सिर्फ वो इमोशन है, वो भाव, वो आस्था है जीवन में। कल जिसकी मैं बात कर रहा था, वे दिन अथाह कुएं इसमें छूट कर गिरी पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह अभी भी दबे हैं शायद कहीं दूर। जैसे कोई बाल्टी कुएं के अंदर छूट गई हो, हमने पानी के लिए उसे डाला हो और वो रस्सी से छूट के नीचे गिर गई हो और वो पानी में ही पड़ी हुई है बरसों से, उसे निकाला नहीं गया है। ठीक उसी तरह वे दिन, वे स्मृतियां कहीं जो दिमाग का, आत्मा का जो कुआं है उसमें कहीं छूटे पड़े हुए हैं। वे दिन अथाह कुएं में छूटकर गिरी पीतल की चमकदार बाल्टी की तरह अभी भी दबे हैं शायद कहीं दूर। फिर वो दिन आए जब मां की मौजूदगी में कौर निगलना तक दुश्वार हो गया। मैंने थाली सामने रखी है पर खा नहीं पा रहा है आदमी, जबकि वह अपने सबसे छोटे और बेकार बेटे के लिए घी की कटोरी लेना कभी नहीं भूलती थी। हमारे यहाँ घी की कटोरी दाल में घी डालने के लिए, रोटी में चुपड़ने के लिए, चावल में डालने के लिए एक पारंपरिक खाने का एक तरीका है जिसमें घर के माननीय लोगों को, रिस्पेक्टेबल लोगों को, ताकतवर लोगों को, घर के परिवार के फैमिली स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको घी की कटोरी अलग से दी जाती थी। तो बेरोजगार बेटा था, उसके लिए खाना निगलना मुश्किल था, लेकिन मां थी जो पिता को जो वो घी की कटोरी देती थी वैसे ही एक घी की कटोरी रखना कभी भूलती नहीं थी। लेकिन इतने प्यार के बावजूद कौर निगलना मुश्किल था। अब देखिए कि ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बहुत साधारण है। अक्सर परोसते वक्त वह अधिक सदैव होकर मुझसे बार बार पूछती होती और थाली में झुकी गर्दन के साथ मैं रोटी के टुकड़े चबाने की अपनी ही आवाज सुनता रहता। वह मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती पहचानती थी और मेरे अक्सर अधपेट खाए उठने पर बाद में जूठे बर्तन अबेरते चौके में अकेले बड़बड़ाती रहती थी। बरामदे में छिपकर मेरे कान उसके हर शब्द को लपक लेते थे और आखिर में उसका भगवान के लिए बड़बड़ाना सबसे खौफनाक सिद्ध होता और तब मैं दरवाजा खोल देर रात तक के लिए सड़क के एकांत और अंधेरे को समर्पित हो जाता। अब ये दिन भी उसी कुएं में लोहे की वजनी बाल्टी की तरह पड़े होंगे। पहले के लिए कहा था पीतल की बाल्टी और अब कहा है लोहे की बाल्टी। ये दोनों में जो फर्क है, अपने बीवी बच्चों के साथ खाते हुए अब खाने को वैसी राहत और बेचैनी दोनों ही गायब है। अब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से खाते हैं और दूसरे के खाने के बारे में एकदम निश्चिंत रहते हैं। और फिर भी कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर मेरी भूख और प्यास को रत्ती रत्ती टोटती उसकी दृष्टि और आवाज़ तैरने लगती है और फिर मैं पानी की मदद से खाना गिटक कर कुछ देर के लिए उसी कुएं में डूबी उन्हीं बाल्टियों को ढूंढता रहता हूँ, यानी नॉस्टैल्जिक, स्मृति में पुराने दिनों को याद करता रहता हूँ। बिल्कुल साधारण डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये भावुकता, ये मार्मिकता उस कविता को कैसे, एक साधारण वर्णन को कैसे वो कविता में बदल देती है। अरुण कमल की एक कविता पढ़ता हूं, ये सबसे प्रतिनिधि संरचना है। इस तरह की कविताएं आपको हर कवि के यहां मिलेंगी, इसलिए मैं इन्हें शुरू में कह दे रहा हूं। कविता का शीर्षक है डेली पैसेंजर। क्या है कहानी? इसके अंदर एक छोटी सी कहानी है। जो लोग घंटे 2 घंटे की रोज दूरी करते हैं ट्रेन से, सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकले, ट्रेन पकड़ी, अपने ऑफिस चले गए, फिर 5 बजे फिर ट्रेन पकड़ी और 7 साढ़े 7 बजे, ये डेली पैसेंजर्स होते हैं जो हर ट्रेन में आते जाते हैं और इसलिए वो एक दूसरे को पहचानते हैं। आप याद कीजिए, एक पुरानी हिंदी फिल्म है बातों बातों में, तो जिसमें अमोल पालेकर और टीना मुनी में ही लोकल से सफर करते हैं और उसी में उनकी दोस्ती हो जाती है। और फिर जब किसी दिन कोई नहीं दिखता है तो फिर दिमाग में आता है कि आज वो कहाँ चला गया, आज क्यों नहीं आया, बीमार तो नहीं पड़ गया, अच्छा आज छुट्टी हो गई होगी, इस तरह के। तो ये जो डेली पैसेंजर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता लेकिन एक संबंध होता है। तो ये पुरानी कविता है अरुण कमल के कविता संग्रह अपनी केवल धार से, ये कविता है अपनी केवल धार, उनका पहला कविता संग्रह जो 1981 में छपता है। इस कविता का शीर्षक है डेली पैसेंजर। घटना क्या है? एक औरत खिड़की के पड़ोस में बैठे हुए मर्द के बगल में आकर बैठ जाती है। वो सुबह जल्दी निकली है, घर का काम किया है उसने, ऐसा कहा नहीं गया है, मैं ऐसा मान रहा हूं।
उसने पति के लिए खाना पकाया, बच्चों के लिए खाना पकाया, सासू माँ के लिए टिफिन रखा, इत्यादि इत्यादि, और भागते उसने ट्रेन पकड़ी, फिर दिन भर ऑफिस में काम किया। अब वो ऑफिस से आके बैठी है ट्रेन में, ट्रेन चली है, हवा का ठंडा झोंका एक आया है और वो औरत सो गई है। एक बैठी हुई औरत सोएगी तो कैसे सोएगी? कभी कभी ऐसा होगा कि जो पार्टनर बगल में बैठा हुआ जो यात्री है उसके ऊपर कंधा, छोटी सी घटना है, किसी औरत, थकी हुई औरत का, डेली पैसेंजर का थका हुआ शरीर अपनी गर्दन दूसरे के कंधे पर दे देता है। ये छोटी सी घटना है, इसके बारे में ये कविता है। बहुत ही मार्मिक है, बहुत भावना है इसके अंदर। उस स्त्री के, मतलब जिसको बोलते हैं कि तनिक से छोटी सी गड़बड़ी या भावना में इधर उधर से ये कविता एक चीप कविता, एक हल्की कविता हो सकती थी, पर मनुष्य की गरिमा जो उस पुरुष में है जो कह रहा है, और मनुष्य की गरिमा जो उस स्त्री में है जो जिसका कंधा पड़ गया है, ये दोनों अपनी मानवीय गरिमा का कहीं उल्लंघन नहीं करते। और इस बात के बावजूद कि एक पराई औरत का सर कंधे पर रखा हुआ है, या पराये मर्द के कंधे पर सर रखना एक समाज निषिद्ध बात है, लेकिन ये होता है और दो लोगों के बीच में ये कहानी घटती है। मैंने उसे कुछ भी तो नहीं दिया, इसे प्यार भी तो नहीं कहेंगे। एक धुंधले से स्टेशन पर वह हमारे डिब्बे में चढ़ी और भीड़ में खड़ी रही कुछ देर, सीकड़ पकड़े पांव बदलती, फिर मेरी ओर देखा और मैंने पांव सीट से नीचे कर लिए और नीचे उतार दिया झोला। उसने कुछ कहा तो नहीं था, मैंने वो खड़ी थी, देखा इसकी तरफ, इसने अपना थैला बगल में रखा था और पांव ऐसे फैला के बैठा हुआ था, उसके देखने से इसने झोला अपना नीचे रख दिया, उसके लिए जगह बनाई। उसने कहा नहीं था, उसने कुछ कहा तो नहीं था। वह आ गई और मेरे बगल में बैठ गई, धीरे से पीठ तख्ते से टिकाई और लंबी सांस ली। ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, आवाज से लगता था ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, झोंक रही थी हवा को। खिड़कियों की राह बेलचे में भर भर, चेहरे पर बाहों पर खुल रहा था रंध्र रंध्र कि सहसा मेरे कंधे से लग गया उस युवती का माथा। लगता है बहुत थकी थी वह कामगार औरत, काम से वापस घर लौट रही थी, एक डेली पैसेंजर। कुछ नहीं है इस कविता में, लेकिन ये हिंदी, समकालीन हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है, और ऐसी कविताओं से ये हमारा समय भरा पड़ा है। विष्णु खरे के यहाँ, चंद्रकांत देवताले के यहाँ ऐसी ढेर सारी कविताएं, राजेश जोशी के यहाँ, कल मैंने उल्लेख किया था राजेश जोशी की अनेक कविताएं। एक उनकी कविता है बेटी की विदाई, आप देखिए, दो नन्हे मोजे उनकी कविता है, जिसमें अभी जो मैंने बताया वो उनके यहाँ मौजूद है। एक छोटी सी कविता, इसी तरह की कविता पढ़ता हूं विष्णु खरे की, ये बताने के लिए कि एक साधारण वर्णन कैसे कविता में बदल जाता है। यानी रिपोर्टर नहीं लिख सकता, अखबार लिखने वाला, एक कवि ही उसे लिख सकता है। इस कविता का शीर्षक है बेटी। जब यह संग्रह में छपी थी तब शायद किसी और नाम से छपी थी, पर जब ये प्रतिनिधि में छपी है तो बेटी शीर्षक से छपी है। ये भूल भी मेरी हो सकती है। आप जानते हैं कि इस कविता में भी एक छोटी सी कहानी है। आप देखिए, हर जगह एक कहानी है छोटी सी। क्या है कहानी? एक आदमी दफ्तर में कुछ मालिक या बॉस जैसी पद पर काम करता है, और बहुत सारे लोग उसके रोजगार मांगने के लिए आते हैं, नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी अपने अधिकतम स्तर पर है पिछले 40-50 वर्षों में। और हम उत्तर भारत के लोग, पता नहीं आप दक्षिण भारत में ऐसा करते हैं कि नहीं, केरल में, लेकिन उत्तर भारत में लोग क्या करते हैं, कल मैंने कहा था पारिवारिकता भारतीयता की सबसे बड़ी विशेषता है, पहचान है, तो परिवार बनाते हैं। बॉस है, मालिक है, उसके पास नौकरी देने की शक्ति है, पर एक लड़की जाती है और कहती है कि मुझे बेटी समझकर ही रख लीजिए। रख लीजिए मतलब काम दे दीजिए। ये एक वाक्य है, जिस वाक्य पर यह कविता लिखी हुई है। कविता विष्णु खरे की है, उनके दूसरे कविता संग्रह सबकी आवाज के पर्दे में संग्रह से यह कविता ली गई है। जाने से पहले उसने कहा, अपनी बेटी समझकर ही मुझे रख लीजिए। बहुत सारी कविताएं हैं विष्णु खरे की जिसमें है, जैसे दिल्ली में एक फ्लैट बनवाकर एक आदमी सोचता है। हम सब फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं,
आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कोलनचेरी के आसपास 20 किलोमीटर में पैदा हुए, यहीं आपकी शादी हुई और यहीं आपने घर बना लिया इत्यादि। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। आदमी पैदा होता है सतना में, नौकरी करता है राजस्थान में, फिर चला जाता है बनारस, फिर दिल्ली, फिर कहाँ कहाँ 200-500 किलोमीटर दूर रहता है, तो फ्लैट उसके लिए जरूरी चीज होती है। जब वो फ्लैट बनवाता है अपने बुढ़ापे में, तो वो सोचता है, क्या क्या सोचता है? वो सोचता है कि इसमें पिता को लाऊं तो रखूं, माँ को लाऊं तो रखूं, बुआ को भी जो अनब्याही है उसे भी रख लूं, जो छोटी वाली मेरी बुआ है वो अनब्याही है उसे भी रख लूं, और ऐसे अपने भाई को भी बुला लूं। पर फ्लैट तो छोटा सा है। वो फीलिंग जो है उसकी, अच्छा सब ये आ जाएंगे तो मैं किस कमरे में रखूंगा? बिल्कुल एक सामान्य डिस्क्रिप्शन है। अच्छा ये वाला कमरा पिता को दे दूंगा, ये वाला माँ को दे दूंगा, इसमें बहनें रह जाएंगी, तो फिर हमारे लिए घर नहीं बचेगा, तो हम इस कमरे में एक साथ रह जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन है, लेकिन बहुत इस तरह की बहुत सारी कविताएं हमारे इन कवियों ने लिखी हैं। तो ये कविता है बेटी। जाने से पहले उसने कहा, अपनी बेटी समझकर ही मुझे रख लीजिए। वह सूखी सांवली लड़की जिसके पसीने में बहुत पैदल चलने, कई बसें बदलने की बू थी, जिसके बहुत पहने कपड़ों में, मैंने एक ही कपड़े को बार बार पहन रही थी, जिसके बहुत पहने कपड़ों से धूपहीन खोली के सीले गूदड़ों और आम के पुराने अचार की गंध उठती थी कपड़ों से। उसे मैं वह नौकरी न दे सका। बाद में मेरे वे नितांत अस्थाई अधिकार भी नहीं रहे। मैं उससे यह तो नहीं कह सका कि वह कैसे उस नौकरी के लायक नहीं थी, कि जैसे हर जगह लायक लोग ही बैठे हुए हैं, लेकिन मन ही मन मैंने उसे बेटी जरूर कहा था। 50 वर्ष की उम्र में यह पहली बार था कि किसी 22 साल की पराई लड़की को मैंने वैसा माना। उसका पिता उसके साथ नहीं था, वरना अपना वह प्रतिरूप में देखता, लेकिन ऐसे शाइस्ता संकोची व्यस्त बाप अपनी बेटी के लिए समस्याएं पैदा न करते हुए, ताकि वक्त जाया ना जाए, इसी दरमियान किन्हीं और लोगों के सामने बैठे रहते हैं, हर मुमकिन वास्ता देते हुए, यानी नौकरी के लिए कोशिश करते। हर शाम मेरी अजनबी बेटी लौटती है, मायूस होने से पहले कुछ नए रहम दिलों की बेटी बनकर। सुबह फिर निकल जाती हैं मेरी हजारों बेटियां, एक परेशान डरी हुई अपमानित उम्मीद लिए, अपने असली पिताओं से अलग उस पिता की तलाश में जो उन्हें बेटी या काबिल माने न माने रख तो ले। तो मैंने 3 कविताएं आपको पढ़ी सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे समय की प्रतिनिधि संरचना कैसी है। इसमें साधारण इतिवृत्त, छोटी सी घटना, छोटी सी कहानी है, थोड़े से संवाद हैं, और इन साधारण वर्णनों को कविता बनाती है जो चीज, वह है जीवन का मर्म, जिसे आप मोटे तौर पर आप कहेंगे कि एक तरह की भावना का प्रतिशत अलग अलग है सब कवियों के यहाँ। अरुण कमल के यहाँ वो बिल्कुल कम है। डेली पैसेंजर आप पढ़ें, कल्याणी, उनकी अनेक कविताओं, वो भावना, विष्णु खरे, अरुण कमल, चंद्रकांत देवताले, ये वैसे कवि हैं जो जैसे भावना असल में एक ऐसी चीज है जो बहुत खतरनाक चीज होती है कविता के अंदर। यदि वो मात्रा से थोड़ी ज्यादा हो जाए, यानी भावुकता में बदल जाए, तो वो कविता को बर्बाद, नष्ट कर सकती है। उच्छ्वास बन जाती है कविता, जिसमें आदमी इस भाव में चला जाता है। ऐसा नहीं करता समकालीन कवि। वो भावना को गीले कपड़े की तरह निचोड़ता है, और जितना पानी उसमें से निकाल सकता है उतना नीचे गिरा देता है भावना का। जैसे आप गीला कपड़ा, अब तो जो वॉशिंग मशीन में धोते हैं उनको तो अंदाजा नहीं है, पर जो लोग खुद हाथ से धोते हैं, वो गीले कपड़े को आप उतना निचोड़ते हैं कि उसमें पानी सब नीचे जल जाए। फिर आप उसे ऐसे ऐसे करके फटकारते हैं, और फिर आप सूखने के लिए उसे डालते हैं। ये जो आप कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं ना, जो गीला तो होता है पर उसमें से पानी सब निचोड़ा जा चुका होता है, ठीक उस तरह कविता में भावना हमारे समय में मौजूद होती है, जो हमारे समय की कविता को एक साधारण इतिवृत्त, एक साधारण घटना, एक साधारण छोटी सी कहानी, एक साधारण संवाद को कविता में बदल देती है। और ये मेरे समय की समकालीन हिंदी कविता की सबसे प्रतिनिधि संरचना है। कम से कम 50% कविताएं अकेले इसी संरचना में लिखी गई हैं। चाहे जिस कवि को उठाइए आप, जो भी कवि आपका परिचित है,
जिसको भी आपने पढ़ा है, आप पढ़ते हैं, आप उठाइए उसको, आपको ये संरचना उसके अंदर मिल जाएगी। ये किसी विशिष्ट कवि द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही है। केदारनाथ सिंह भी इसका इस्तेमाल करते हैं, देवताले भी करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल भी करते हैं, विष्णु खरे भी करते हैं, लीलाधर जगूड़ी भी करते हैं, भगवत रावत भी करते हैं, कुमार अंबुज भी, राजेश जोशी भी, बद्री नारायण भी, अरुण कमल भी, अनामिका भी, नीलेश रघुवंशी भी, कात्यायनी, सब करते हैं। इसलिए ये एक ऐसी संरचना है जो सभी कवियों के यहां आपको मिलती है। अभी और बोलना है तो अब मैं 5 संरचनाओं के बारे में बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी कुछ जी समांतर कवि, चंद्रकांत देवताले जैसे कवि, इसके परंपरा में 2-3 और है। हाँ, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, हाँ, और लीलाधर जगूड़ी हैं, आलोक धनवा हैं, वो ढेर सारे कवि हैं, ऋतुराज हैं, कुमार विकल हैं, जिनका आपने धूपधर्मी कवि लिखा था। ये सब कवि उसी तरह के कवि हैं। तो मैंने कहा कि जो सबसे प्रतिनिधि 5 संरचनाएं हैं, उसमें पहली संरचना के प्रतिनिधि कवि केदारनाथ सिंह हैं। क्या आप कोई कविता उनकी पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह की? नहीं, तो आपके लिए मुश्किल होगी ये बात, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं। केदारनाथ सिंह एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने नई कविता के जमाने में लिखना शुरू किया, और सबसे हमारे समय में मौजूद सभी कवियों में सबसे ज्यादा पहले प्रसिद्धि केदारनाथ सिंह को मिली, एप्रिसिएशन मिला। अज्ञेय जैसे बड़े कवियों, त्रिलोचन जैसे बड़े कवियों का एप्रिसिएशन उन्होंने 55, 56, 57, 58, 59, 60 में उन्हें मिल गया था। उनकी कविता में, चूंकि उन्होंने 55-56 से कविता लिखना शुरू किया, तो 55-56 से लेकर 80 तक उनकी कविता का एक दौर है, और 80 के बाद दूसरा दौर शुरू होता है। यानी हाँ, उनका संकलन है 87 नहीं, वो तीसरा संग्रह है। तो केदारनाथ सिंह जो नई कविता के, और नई कविता के ठीक बाद पैदा हुए कवि हैं, अनेक महत्वपूर्ण कवि, जिसमें खासतौर पर मैं 2 कवियों का नाम लूंगा। नई कविता के कवि अज्ञेय, और उसके बाद के कवियों में श्रीकांत वर्मा और अशोक वाजपेयी। ये कवि जिस तरह की कविता संरचना इस्तेमाल कर रहे थे, यानी मोटे तौर पर आप जिन्हें गैर प्रगतिशील कवि कहेंगे, अज्ञेय भी गैर प्रगतिशील है, श्रीकांत वर्मा भी गैर प्रगतिशील हैं, और अशोक वाजपेयी भी गैर प्रगतिशील हैं। ये 3 बड़े कवि जिस तरह की कविता संरचना इस्तेमाल कर रहे थे 50 से 60, 65 के बीच में, 70 के बीच में, केदारनाथ सिंह लगभग उसी तरह की कविता संरचना इस्तेमाल करते हैं। यानी जिसे हम मोटे तौर पर बुर्जुआ या कलावादी कविता कहते हैं हिंदी में, उस कविता ने जो संरचना का इस्तेमाल किया, मुक्त छंद का, ये सारी की सारी कविता मुक्त छंद में लिखी जा रही है। सिर्फ एक घराना ऐसा है, अष्टभुजा शुक्ल का घराना, जो छंद में लिखता है, बाकी सब मुक्त छंद में कविता लिखते हैं। अष्टभुजा शुक्ल खुद भी मुक्त छंद में कविता लिखते हैं। तो मुक्त छंद का वो प्रारूप जो अज्ञेय और श्रीकांत वर्मा और अशोक वाजपेयी इस्तेमाल करते हैं, लगभग वैसी संरचना इस्तेमाल करते हैं केदारनाथ सिंह। इस संरचना की विशेषता क्या है? इसमें खास तरह की कोमलता है, नरमी, मुलायम है। ये आप समझते हैं ना कोमलता क्या चीज होती है? कोमलता और नरमी है इसके अंदर। इसमें एक तरह का इनोसेंस है, अबोधता है, मासूमियत। यानी कुल मिलाकर ये जो कविता संरचना है, ये स्त्री छवि जो है ना, कोमल, नरम, झुकी आंखों वाली, मध्यम बोलने वाली, शांत बोलने वाली, मीठा बोलने वाली इमेज है जो औरत की, उस यदि कविता में फाक करेंगे तो हम पाएंगे कि जो संरचना कैसी है, स्त्री मुखी संरचना है। यानी ऐसी जैसे कि स्त्री होती है, या स्त्री जिस तरह की भाषा बोलती है। ये सच में ऐसा नहीं होता। स्त्रियां बहुत कद्दावर होती हैं, और वो हमारे यहां तो गाली गलौज तक देती हैं। मैंने जो गालियां मर्द देते हैं वो गालियां औरतें भी दे सकती हैं, और ये बहुत खुल्लम खुल्ला होता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर इमेज हमने क्या बना रखी है कि औरत मातृत्वमयी होती है, औरत प्यार वाली होती है, औरत नरम होती है, औरत कोमल होती है, औरत मुलायम होती है, औरत अबोध होती है, औरत सच्चे दिल की होती है, इत्यादि इत्यादि। इसमें से कोई बात सच्ची नहीं है।
ये मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति फर्क करता है। स्त्रियों की तरह सोचने रहने वाले मर्द भी आपको ढेर सारी संख्या में मिलेंगे, और मर्दों की तरह दहाड़ने वाली कद्दावर ताकतवर महिलाएं जो खड़े होकर गाली भी दे सकती हैं चौराहे पर, ऐसी भी आपको मिलेंगी। इसलिए लेकिन इमेज क्या है? औरत की इमेज ये है कि वो कोमल है, नरम है, मुलायम है और अबोध है, सच्ची दिल वाली है, धीमे बोलती है, मध्यम बोलती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलती, इत्यादि इत्यादि। ये कविता की संरचना वैसी है, यानी स्त्रीमुखी संरचना है। इसलिए इसमें क्या नहीं है? आक्रामकता नहीं है, एग्रेशन नहीं है, मुखर नहीं है, ये लाउड नहीं है ये कविता। इसमें एक ऑफेंसिवनेस नहीं है, ये हमला नहीं करती, आक्रमण नहीं करती ये कविता, ये चुप रहती है, शांत रहती है। ये इसकी सबसे बड़ी कविता है। इसमें जिसे मैंने कहा था कल हमारे जमाने के दो सबसे बड़े प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध और नागार्जुन, केदारनाथ सिंह के यहां ये दोनों की कोई अनुगूंज आपको सुनाई नहीं पड़ती, ना मुक्तिबोध के यहां और ना नागार्जुन की कोई असर, कोई दबाव संरचना का केदारनाथ सिंह के यहां नहीं है। ये एक बहुत कठिन काम है कि अपने समय के सबसे दो प्रभावशाली कवियों से मुक्त रह जाना, उनका कोई असर ना आने देना। ऐसा कोई कवि नहीं जिस पर उन दोनों का असर ना हो हमारे समय के कवियों में। चंद्रकांत देवताले पर मुक्तिबोध का भी बहुत गहरा असर है और नागार्जुन का भी है। लीलाधर जगूड़ी पर धूमिल का, राजकमल चौधरी का, सब का बहुत गहरा असर है। ऐसे असर से बच पाना, अपने समय के दो सबसे बड़े कवियों के असर से बच पाना बहुत मुश्किल काम था, और केदारनाथ सिंह ने ये किया, ये करके दिखाया कि ना उनके यहाँ मुक्तिबोधत्व है, मुक्तिबोध एलिमेंट भी उनकी कविता में नहीं है, और नागार्जुन एलिमेंट भी उनकी कविता में उस तरह का डोमिनेंट नहीं है। इसलिए ये एक कविता है जो लोक और देश, जनपद के बहुत नजदीक है। यानी इसका मुंह जो है वो गांव की तरफ है, ग्रामीण जीवन की तरफ है, और शहर में बसे हुए गांव की तरफ है। ध्यान देंगे आप, महानगरों में गांव बसता है, क्योंकि जो आदमी भोजपुरी इलाके से आता है वो महानगर में रहता भले ही है, पर उसका दिल, दिमाग, जीवन पूरा का पूरा गंवई तरीके का होता है। इसलिए जो शहर में बसा हुआ गांव है, विस्थापित गांव, ये दोनों ही गांव की तरफ मुख है केदारनाथ सिंह की कविता का। यानी गांव की तरफ, देश की तरफ, लोक की तरफ, और महानगर में, नगर में बसे हुए गांव की तरफ, यानी विस्थापित गांव की तरफ। इसलिए साधारण जीवन के प्रति ये बहुत अधिक, साधारण जीवन से बहुत अधिक नजदीक जाने वाली ये कविता संरचना है। ये मैथोलॉजी से दूर है, ये शास्त्र से दूर है, शास्त्र की किसी तरह की अनुगूंज इसके अंदर नहीं है। ये जो अभिजनों की सांस्कृतिक रुचियां हैं, जैसे कि महाकाव्य वगैरह बनता है, वो अभिजनों की सांस्कृतिक अभिरुचियों से ये पूरी तरह दूर है। इसमें एक तरह का जादुई तत्व है कविता के अंदर, जादू तत्व। कविता जादू हो सकती है, कविता में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो जादू में होती हैं। वो जादुई तत्व वाला एक खेल केदारनाथ सिंह के यहां मिलता है। इसलिए इसमें यथार्थ, कल्पना, भाषा के बीच में एक खेल आपको मिलता है। आपके लिए समझना थोड़ी मुश्किल होगा, लेकिन मैं कह देता हूं इस बात को कि यथार्थ का, कल्पना और भाषा के साथ एक तरह का खेल इसमें होता रहता है, और यह मूलतः एक तरह के रिस्पॉन्स की कविता है। रिस्पॉन्स माने जैसे जो इंद्रियों का बुनियादी काम है। हमारी इंद्रियों का बुनियादी काम क्या है? किसी भी वस्तु को जो उसके निकट आती है उसे रिस्पॉन्स करना। यदि कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने आएगी तो आंख उसे रिस्पॉन्स करेगी, उसे एंट्री कर लेगी अपने रजिस्टर में दिमाग के कि उसने ये देखा। हमारी त्वचा में यदि पानी की एक बूंद गिरेगी तो ठंडा है कि गर्म है कि कैसा है, वो उसका रिस्पॉन्स को एक तुरंत रजिस्टर कर लेगा। यदि कोई झरना गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो हर तरह की घटना, उसके प्रति जो एक बुनियादी रिस्पॉन्स है, एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं, बुनियादी रिस्पॉन्स, वो इस कविता में व्यक्त होता है। इसलिए ये एक तरह की रिस्पॉन्स की कविता है। तो इस कविता में आपको वर्णन मिलेगा, चित्रण मिलेगा, आख्यान मिलेगा, इसमें संवाद मिलेंगे, इसमें कौंध मिलेगी, स्पार्क। अचानक एक ऐसी चीज घटित होती है जो जिसे अचानक हो जाती है। इस कविता का स्वर, जैसा मैंने कहा कि मध्यम है। संगीत में 3 सप्तक माने गए हैं। क्लासिकल म्यूजिक में मध्य सप्तक,
जिसमें कि यशुदास गाते हैं या एसपी बालासुब्रमण्यम गाते हैं, और मंद सप्तक, नीचे का सप्तक, और उच्च तार सप्तक। आमतौर पर जो हमारा संगीत होता है वो मध्य सप्तक में होता है। आप जो भी सुनते हैं गाना, चाहे वो इलैया राजा का हो, चाहे एम क्रीम का हो, चाहे आर रहमान का हो, या दूसरे तरह का जो संगीत है, मोटे तौर पर जो फिल्म संगीत है वो मध्य सप्तक का संगीत है। तो ये जो कविता है ये मध्य से नीचे की तरफ की कविता है, मंद्र सप्तक जिसे कहते हैं, जिसमें आवाज जरा नीचे की तरफ जाती है। उसको हारमोनियम यदि आपने देखा हो तो हारमोनियम में जो बीच का हिस्सा होता है उससे इधर की तरफ वो आवाज निकालना मुश्किल होता है, कठिन होता है, वो बड़े अभ्यास से वो चीज आती है। लेकिन इसमें वो मध्य से मंद्र सप्तक की तरफ जाती हुई ये कविता है। और इस कविता की संरचना में जो मॉडर्न एलिमेंट है, आधुनिकता का जो तत्व है, उससे एक खास तरह का परहेज किया गया है। सेंसिबिलिटी तो मॉडर्न है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो मॉडर्न से उससे परहेज है, बल्कि उसको देशज बनाने की, जनपदीय बनाने की, स्थानिक बनाने की एक कोशिश ये की गई है इस कविता में। आप कहें तो मैं एक छोटी सी उनकी कविता पढ़ के आपको बताऊं कि कैसे ये चीज है। और चूंकि आपने पढ़ा नहीं है, समझने में आपको मुश्किल होगी, तो ये भी कर सकते हैं कि मैं इस कविता को छोड़ देता हूं। पर मैं आपको कहूंगा कि आप एक कविता जरूर पढ़िए कविता कोश में जाकर। बहुत सारी कविताएं हैं, एक टमाटर और बुढ़िया करके एक कविता है, दाने करके कविता है, बनारस कविता है, लेकिन जो प्रतिनिधि कविता है उस कविता का शीर्षक है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर एक लोक नाटककार थे, अभिनेता, संगीतकार, जो भोजपुरी में 50 के पहले, आजादी से पहले भोजपुरी भाषा में नाटक करते थे और उनके नाटकों को विदेशिया कहा जाता था। उनके बारे में ये कविता है। और आपको ये पढ़ के पता चलेगा कि कैसे एक कवि के जीवन के बिना किसी रेफरेंस को लाए, इंडिविजुअल रेफरेंस या उसकी बायोग्राफी को, बायोग्राफिकल एलिमेंट को, जीवनी तत्व को बिना कविता में लाए, कैसे कविता उसके बारे में लिखी जा सकती। अद्भुत कविता है, जबरदस्त कविता है। और ये समकालीन हिंदी कविता की सबसे महान कविताओं में से, सबसे रिप्रेजेंटेटिव कविताओं में से एक कविता है, जिसमें आजादी, स्वतंत्रता, समानता, हिस्ट्री, इतिहास, ये सारे के सारे प्रश्नों को, नेशन स्टेट, कल जिसकी हमने बात की थी, राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र और देश के बीच में क्या संबंध है, इन सारे सवालों को 2 पेज के अंदर इन्होंने दिखा दिया है। तो पानी में घिरे लोग, ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति टूटा हुआ ट्रक, टमाटर बेचती बुढ़िया, बुढ़िया और दाने, पशु मेला, गडरिये का चेहरा, ये ऐसी ढेर सारी कविताएं हैं जो केदारनाथ सिंह की कविता संरचना को बताती हैं। केदारनाथ सिंह की कविता की संरचना का जो स्कूल बनता है, उस स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे समय के, और सबसे महत्वपूर्ण कवि जो इस स्कूल के कवि हैं, मैंने, आप चाहें तो उसका नाम केदार स्कूल रख दें, कविता का केदार रंग कह दें, या केदार ढांचा कह दें, या केदारनाथ सिंह वाला स्ट्रक्चर, उसमें बड़े कवि हैं जो उतने ही बड़े कवि हैं जितने कि केदारनाथ सिंह हैं, जैसे कि अरुण कमल, उसी संरचना के कवि हैं। अरुण कमल के यहाँ वो भी ये चीज आप इस्तेमाल करेंगे। बद्री नारायण, एकांत श्रीवास्तव, ये 4 महत्वपूर्ण कवि हैं जो केदारनाथ सिंह की तरह की काव्य संरचना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबकी अपनी विशिष्टताएं हैं, और ये सभी के सभी कवि कल को ग्रेट पोएट, महान कवि हो सकते हैं, और ये उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत भी ढेर सारे कवि हैं, हेमंत कुकरेती, प्रेम रंजन अनिवेश, अरुण देव, जितेंद्र श्रीवास्तव, जो ऐसी कविता संरचना इस्तेमाल करते हैं जिसे मोटे तौर पर आप केदारनाथ सिंह की कविता संरचना कह सकते हैं। दूसरी कविता संरचना है जिसका प्रतिनिधि कवि मैं चंद्रकांत देवताले को कहता हूं। ये कविता केदारनाथ सिंह की कविता संरचना के उलट है। इस कविता में एक, जैसे मैंने कहा था कि वो स्त्री मुखी कविता है, तो ये एक ज्यादा पौरुषिक कविता है। इसमें ज्यादा तेज आवाज है, इसमें विरोध की मुद्राएं ज्यादा स्पष्ट हैं, इसमें विरोध बिल्कुल विरोध की तरह, हाथ टेक टेक, पटक पटक कर हाथ, और तेज आवाज में, जैसे अभी डॉक्टर राज जोसेफ बोल रहे थे, एक मंजे हुए पुराने पॉलिटिशियन की तरह, उस तरह की आवाज में, वो ताकत वाली जो आवाज है, ऐसी वाली, जैसे कि पृथ्वी उठा लेंगे, इतना शक्ति और ताकत उस कविता के अंदर मौजूद है। तो इसमें एक खास तरह का बीहड़ता है,
बीहड़ आप समझते हैं, केरल में कहीं बीहड़ नहीं है। केरल में समुंदर है, पठार है, मैदानी थोड़े से मैदानी इलाके हैं, बाकी पहाड़ है। आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो बीहड़ आपको मिलेगा, जहाँ पेड़ पैदा नहीं होते, बड़े पेड़ नहीं होते, ठू होते हैं मिट्टी के। और आप बीहड़ देखने के लिए आप बैंडिट क्वीन फिल्म देखिए, फूलन देवी के जीवन पर आधारित जो शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन, उसमें बीहड़ दिखाए गए हैं, चंबल के बीहड़, जिसमें हरियाली नहीं है, पानी नहीं है, सपाट नहीं है, जो चलने में बहुत मुश्किल है, गलता है और चुभता है। तो ऐसी संरचना है इस कविता की, बस असम संरचना है, विषम। आप ऐसे चढ़ेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, माने पहाड़ी नहीं है, ऊंची पहाड़ी नहीं, छोटी छोटी मिट्टी के ढूहे हैं और उसमें हरियाली नहीं है, इसलिए वो बहुत कठोर होता है चलने में। जीवन, बीहड़ का जीवन बहुत कठोर जीवन होता है। उस तरह की एक बीहड़ता है इस कविता में। और ये एक ऐसी कविता है जिसमें कठोरता है, कड़ापन है। जैसे कि मैंने अभी कहा था ना, गीला कपड़ा आपने सूखने के लिए डाला है, अब इस गीले कपड़े में यदि आप अरारोट लगा दें, वो कलफ करते हैं ना, क्या कहते हैं, कपड़ा जिससे कड़ा हो जाता है? हाँ, वो कॉटन के कपड़े में लगाया जाता है तो कड़ा हो जाता है, उस तरह की कड़क, हाँ, उस तरह की कड़क कविता है ये। उसमें वो इमोशन है, गीला है, और उसी जमाने में एक अरारोट उसमें एलिमेंट डाल दिया गया है, जिससे कि जब वो सूखता है तो कड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसको फोल्ड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक आक्रोश है, एक आक्रामकता है और एक कड़ापन है, एक विवादी स्वर है इस कविता के भीतर जो आपको दिखाए। ये एक ऐसी कविता संरचना है जो असुंदर और अकाव्यात्मक होने की, माने केदारनाथ सिंह की जो कविता संरचना थी उसमें हर वस्तु, हर घटना, हर कविता, भाषा का हर तेवर, उसे सुंदर बनाने की कोशिश थी। सुंदर होना ही चाहिए कविता को, लेकिन ये जो कविता संरचना है, इस कविता में असुंदर के प्रति और अकाव्यात्मक के प्रति भी उतना ही, ये एक ऐसी कविता है जो असुंदर और अकाव्यात्मक भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। इस कविता में भावुकता का एक छोर है और उसके पैरेलल एक अभावुकता का भी छोर है, यानी काफी कठोर बातें कही जा सकती हैं, कठोरता से बातें कही जा सकती हैं, आक्रमण किया जा सकता है इस कविता में। यह कविता सतत प्रतिपक्ष की कविता है। यह समाज की आलोचना करती है, यह व्यवस्था की आलोचना करती है, यह राजनीति की आलोचना करती है। इसमें आलोचना का तत्व बहुत अधिक ताकतवर है और इसमें वस्तुनिष्ठता का तत्व भी बहुत अधिक ज्यादा है। तो बीहड़ता, असुंदरता, अकाव्यात्मकता होने के हद तक यह कविता जा सकती है, जो कि केदारनाथ सिंह के घराने का कोई कवि बीहड़ और असुंदर और अकाव्यात्मक होने का खतरा नहीं उठाता, पर ये कवि उठाते हैं, जैसे कि हिंदी में इससे पहले नागार्जुन उठाते थे। असुंदर होने का खतरा, अकाव्यात्मक होने का खतरा, वह ऐसे विषय पे भी लिख सकते थे जो पोएटिक ना माना जाता हो, इसलिए उनकी कविताओं में फैल रहा है दिव्य मूत्र का लवण सरोवर जैसी चीज भी हो सकती थी, जो केदारनाथ सिंह के घराने में नहीं हो सकती। वो चंद्रकांत देवताले के स्कूल में, जो संरचना का स्कूल है, उसके अंदर हो सकती है। तो इस संरचना में ढेर सारे कवि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इसमें राजेश जोशी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उनकी कविता की संरचना में वो तत्व बहुत मात्रा में मौजूद हैं जो चंद्रकांत देवताले के यहाँ हैं। उदय प्रकाश, वीरेन डंगवाल, कुमार अंबुज, हरिओम राजौरिया, अनामिका। अनामिका की कविता में बहुत अधिक बीहड़ता है। कात्यायनी, नीलेश रघुवंशी, अनुज लुगुन। हमारे समय में एक बिल्कुल नए कवि जो उभर रहे हैं उसमें बिहाग वैभव, जिनका कल पी रवि ने नाम लिया था। ये सारे के सारे कवि हैं जो मोटे तौर पर चंद्रकांत देवताले जैसी कविता संरचना इस्तेमाल करते हैं, वैसी कविता संरचना इन कवियों के यहाँ इस्तेमाल होती है। तीसरी जो प्रतिनिधि संरचना है, वो संरचना है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं विष्णु खरे। यह संरचना एक ऐसी है जो वर्णन को सीधे सपाट तरीके से कहती है, जिसके बारे में अभी मैं शुरू में बहुत बोल चुका हूं कि इतिवृत्त है, साधारण घटना है, छोटी सी कहानी है, और उसको सिर्फ भावुकता के संश्लेष से और सिर्फ मार्मिकता के संश्लेष से उसको साधारण वर्णन को कविता में बनाया जाता है। और ये कारनामा यूं तो सब कवियों ने किया है, पर सबसे अधिक अच्छे तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से जिस कवि ने किया है वो विष्णु खरे हैं। और इस स्कूल में, ये जो
संरचना का ये स्कूल है जिसे मैं विष्णु खरे स्कूल कहता हूं। इसमें कुमार अंबुज, आशुतोष दुबे, पवन करण, मोहन डहेरिया, गीत चतुर्वेदी, निरंजन श्रोत्रिय, ये सारे के सारे कवि हैं जो इस संरचना में मौजूद हैं। चूंकि मैं एक कविता पढ़ चुका हूं बेटी शीर्षक से, इसलिए मैं इसका कोई उदाहरण आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं। जो चौथी कविता संरचना है प्रतिनिधि, उस संरचना के प्रतिनिधि कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं विनोद कुमार शुक्ल, पर यह कविता एक ऐसी कविता है जो एसेंस की कविता है, जीवन का एसेंस कहा इसमें व्यक्त किया जाता है। यानी ये एक ऐसी कविता है जिसमें जीवन की घटना, कहानी, इतिवृत्त वगैरह 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 भी होगा, पर मूलतः वो क्या होगी, वो एसेंस होगी। जो भारतीय जीवन का फिलॉसफिकल दार्शनिक पक्ष है, एक साधारण किसान, एक साधारण मजदूर, एक साधारण बुनकर, एक साधारण शिल्पी, एक साधारण मछुआरा, एक सब्जी वाला, भाजी वाला, ये तमाम लोग जीवन में जिस दर्शन से संचालित होते हैं, फिलॉसफी नहीं, वो ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, ये वाली फिलॉसफी नहीं, जीवन कैसे जिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की आचार संहिता क्या है, कैसे किन चीजों से बनता है जीवन, और कैसे भाई के साथ संबंध कैसे रखना है, दोस्त के साथ संबंध कैसे, पड़ोसी के साथ संबंध कैसे, पत्नी के साथ संबंध कैसे, ये जो एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, जीवन दर्शन जिसे कहते हैं, उस जीवन दर्शन को व्यक्त करती है ये कविता। इसलिए हमारे समय के कुछ लोगों ने कहा है कि ये कविता है ऋग्वेद की तरह मंत्र है, ये हमारे जमाने के मंत्र हैं, श्लोक जैसे पूजा और प्रार्थना में पढ़े जा सकते हैं। कल मैंने इनकी एक कविता आपके सामने पढ़कर सुनाई थी, हताशा में एक आदमी थक कर बैठ गया था, आपको याद है? और एक इसी तरह की कविताएं आपको विनोद कुमार शुक्ल के यहां मिलती हैं, जिसमें जीवन, वे लोग जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, उनसे मिलने मैं उनके घर चला जाऊंगा। पेड़ जैसे, जंगल जैसे, नदी जैसे लोग कभी नहीं आएंगे मेरे घर, पेड़ों, जंगल, नदी से मिलने मैं उसके पास जाऊंगा, और इनसे मिलना मैं जीवन के सबसे अधिक जरूरी काम की तरह मानूंगा। ये कविता तो जो एक तरह का गहन मानवीय, कल मैंने एक बात कही थी और फिर दोहराता हूं कि जो सहचर भाव है, कंपेनियन का जो भाव है, कॉमरेडशिप का जो भाव है, उससे ये कविता कूट कूट कर भरी हुई है। और ये भारतीय जीवन की जो जिजीविषा है, भारतीय जीवन की जो जीवनी शक्ति है, जिससे कि भारत के लोगों का जीवन चलता है, ये इस संरचना में है। यूं तो विनोद कुमार शुक्ल ने कई तरह की कविताएं लिखी हैं, लेकिन वो अपनी जिन कविताओं के कारण जाने जाते हैं, वो ये कविता संरचना है। और पांचवें सबसे रिप्रेजेंटेटिव संरचना वो है जिसमें समकालीन कविता में छंद की वापसी हुई है, छंद का उपयोग किया जा रहा है, छांदिकता का उपयोग किया जा रहा है, पुरानी छंद शैलियों का और पद शैलियों का हमारी कविता में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कई कवि हैं जो कविताएं लिख रहे हैं, जैसे कि कल मैंने एक कविता पढ़ी थी अरुण कमल की, आपको याद है अरुण कमल की कविता मैंने कौन सी पढ़ी थी? अरुण कमल की कविता थी उत्सव, जिनके मुंह में मांस कौर का उनको मगही पान, याद है आपको? अरुण कमल के पहले कविता संग्रह में एक कविता है जिसका शीर्षक है अपनी केवल धार। वो कविता बहुत मशहूर हुई है, वो 81 का संग्रह है, उसमें आपको ये चीज मिलती है। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल वक्त में रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक। पूरा छंद में। और अंत में जो छंद इस्तेमाल किया जा रहा है वो हिंदी का सबसे लाडला लोकप्रिय छंद है दोहा, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इसी कविता का। अपना क्या है इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ठेठ 1500 साल से हिंदी इसको इस्तेमाल कर रही है, जब से वो बनी है अपभ्रंश के जमाने से। ये दोहा है 1981 में लौटकर अरुण कमल की कविता में आ रहा है। तो एक तरह की छांदिकता, एक तरह की लयात्मकता में कविता लौट रही है। पर इस कविता की विशेषता यह है कि यह जीवन के बड़े सत्य, बड़े तथ्य, सर्वानुभव जो सबको हैं,
यानी आप कहें तो कह सकते हैं मोटी बातें, जो मोटी मोटी बातें कविता में हमारे जीवन की हैं वही इसमें कही जा सकती हैं। सूक्ष्म बातें ये इसके भीतर, तो ये राजनीति पर, समाज पर, व्यवस्था पर तीखा आक्रमण करने के लिए ये इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने जैसे कहा इसमें कई कवि हैं जो कविताएं लिख रहे हैं, अरुण कमल और संजय चतुर्वेदी जैसे कवि हैं, पर जो कवि, जिन कवियों ने इस छंद को पुनः कविता में स्थापित करने का ये श्रम किया है, उसके सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं अष्टभुजा शुक्ल, जिन्होंने पद कुपद नाम का एक पूरा संकलन लिखा है, जिसमें भक्ति कविता में और उससे पहले संस्कृत में जयदेव वगैरह के यहाँ, विद्यापति के यहाँ जो पद शैली इस्तेमाल की जाती थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। मैं आपको उनका एक पद पढ़कर आपको सुनाता हूं, जिससे कि आपको अंदाजा पड़े कि क्या होता है, कैसे हमारे जमाने में पद का इस्तेमाल। अब ये सूरदास का पद नहीं है, ये तुलसीदास का पद नहीं है, जयदेव और विद्यापति का पद नहीं है, ये पद समकालीन हिंदी कविता के आदमी का है, और वो कैसे अपने समय के सत्य को इस पद में इस्तेमाल कर रहा है। सपने बेच रहे व्यापारी, सबसे सस्ते, सबसे कोमल, सबसे मंगलकारी, सपने बेच रहे व्यापारी। गुड्डों जैसे नक्शक सुंदर वर्णन की बलिहारी, खुली हुई अब भानुमति की फिर से नई पटारी। कामदेव रति अभी करता है एक से एक मदारी, झूला नाव विमान बाजी गज सब पर बारी बारी। बैठाते फिर उतराते भव तारते भयारी, फुला फुला कर छिलके बेचें, केला नहीं बेच रहे हैं, छिलका बेच रहे हैं, फुला फुला कर छिलके बेचें, नए नई ठगहारी, सपने बेच रहे व्यापारी। इस तरह के बहुत सारे पद हैं उनके, पूरा संकलन है पद कुपद नाम का। हर कोई प्रत्याशी है, किसके खड़ा खिलाफ न जाने, लोकतंत्र का न्यासी है, क्षत्रिय ब्राह्मण यादव कुर्मी धोबी धाकड़ पासी है, महासभा का अनुयायी है, शायद लग 84 है, हर कोई प्रत्याशी है। ये पद है पुराना ढंग का। और 2014 के बाद ये जो घराना है, छंद वाला घराना, ये बहुत ताकतवर हुआ है हिंदी में। हमारे महाबली, महानायक, महाशक्तिमान, महालौह पुरुष ने जो राज कायम किया है 14 के बाद, उसके कारण बहुत लोगों को मौका मिला है, और हमारे समय की राजनैतिक व्यवस्था पर, उसके अंतर्विरोधों पर व्यंग करने और आक्रमण करने के लिए बहुत अधिक ताकत के साथ ये आप कम से कम 50 ऐसे कवि हिंदी में लिख रहे हैं जो छांदिकता का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बिल्कुल युवा व्यक्ति जो डीयू में रिसर्च कर रहे हैं, उनका अभी अभी लिखा हुआ एक छंद आपको सुनाता हूं, और उसके साथ मैं आज के इस वक्तव्य का समापन करूंगा। ये कवि हैं हमारे युवा साथी जगदीश सौरभ। ये छंद अभी छपा नहीं है, क्योंकि अब छंद, अब ये ढेर सारी कविताएं ऐसी जो छपती नहीं है, जो फेसबुक पर हैं और नेट पे मौजूद हैं, लेकिन तो 14 के बाद राजनीतिक व्यवस्था पर और राजनीतिक अंतर्विरोधों पर कुठाराघात करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, रामराज है, मुंह मत खोलो, रामराज है। कुछ मत बोलो, रामराज है, मुंह मत खोलो, रामराज है। आरएसएस की समरसता में जहर न खोलो, जहर न घोलो, रामराज है। रेप हुआ है, हो जाने दो, पुलिस प्रशासन सो जाने दो, 70 साल से सहते आए ये भी सह लो, रामराज है। बोलोगे मारे जाओगे, बोलोगे मारे जाओगे, पाकिस्तान सारे जाओगे, राम लला का रथ निकला है, साइड हो लो, साइड हो लो, किनारे हो जाओ। राम लला का रथ निकला है, साइड हो लो, रामराज है। सारा मुल्क अजायब घर है, दिल सूखा आंखें बंजर हैं, नफरत की खेती उर्वर है, काट लो बोलो, रामराज है। कुछ मत बोलो, रामराज है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।